आया ऐसे फ्लैशेस में मेरी तरफ आया। फोटोज हैं जिनमें उनकी नेक पे काले मार्क्स थे इधर। तो वो कहते हैं कि कोई किसी ने उनको रस्सी गला दबाया है उनका और फिर मारा है। वहाँ पे इतने सारे लोग मरे थे तो वो पानी जो था वो पूरा लाल हो गया था खून से। उसकी आँख खुलती है, वो देखता है डॉल उसका गला दबा रही है और वो कोई कनेक्शन नहीं है, फ़ोन बज रहा है। उसने उठाया फ़ोन और उसे आवाज़ नहीं आ रही है कोई। खूनी भैया से दिव्य भैया हो गया। पहले कमेंट्स में ये आता था खूनी भैया खूनी भैया खूनी भैया, ये कर दो खूनी भैया वो कर दो। अब दिव्य भैया बोलने लगे हैं। Hello, welcome to the Social Nation show where we get candid with your favorite creators. While most of us hate Mondays, this creator's audience loves Mondays. They're undoubtedly the biggest YouTube channel that brings to you spine-chilling horror stories from India and across the world in Hindi every week. Here is a Halloween special with this special creator, Khuni Monday. Hi. Hi Shivi, how are you? I am good. How are you doing? एकदम बढ़िया, ऑल गुड यार। मुंबई आके कैसा लगा? मुंबई आके अच्छा लगता है यार। इस शहर की थोड़ी वाइब अलग है। ऐसे जब भी मैं आता हूँ ना मुंबई तो जाता बड़े सारे और सपनों के साथ हूँ। तो ये शहर में कुछ अलग है। वो तो है, इंस्पायर तो करता है 100%। सो बताइए खूनी मंडे, आपका ये नाम कैसे आया? लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस नेम? सो यार मैं ना 2018 में हमने ये चैनल स्टार्ट किया एंड दैट टाइम आई वाज डूइंग अ जॉब एंड उसके साथ ही साइड हसल की तरह स्टार्ट किया था एंड एक अच्छा चैनल, मतलब ये समझ आ गया था कि हॉरर में कुछ करना है, बट चैनल का नाम भी इम्पोर्टेंट है कि क्या रखेंगे चैनल का नाम। तो एक जब मैं ऐसे मूवी रिव्यूज़ करता था पहले के टाइम पे अपना 2015 में, तब हम सोशल मीडिया पे ऐसे ट्विटर पे एक कंपटीशन करते थे कि हैशटैग खूनी मंडे ब्लूज़ को हमने खूनी मंडे कर दिया था। तो वो खूनी मंडे टर्म अटक गया मेरे दिमाग में वहाँ से। और मैंने कहा कॉलेज में या सॉरी ऑफिस में हूँ मैं, तो मेरे लिए हर मंडे खूनी मंडे है। एंड ऐसे ही जो स्कूल जा रहा है, जो कॉलेज जा रहा है, उसके लिए भी हर मंडे खूनी मंडे, क्योंकि संडे के बाद छुट्टी के बाद आपको जाना है मंडे को। तो हमने कहा यही रखते हैं यार नाम, खूनी मंडे नाम रखते हैं और हॉरर स्टोरी सुनाते हैं इस पे। Let's try it out. Lovely. So you release every Monday. Every Monday. Got it. एक और रीज़न था कि नाम इसलिए भी अच्छा लगा मुझे, थोड़ा डेटा के सेंस में कि हर एक इंसान अपना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को डाल रहा है वीडियो यूट्यूब पर, क्या अच्छे दिन होते हैं। हमने कहा चलो हम मंडे पकड़ते हैं और मंडे को फिर ऑन करते हैं। That is so fun. Yeah, you're right. Actually, मैंने मंडे का और कोई नहीं रिलीज देखा है। Wow. Smart thinking. So why animation? Usually इंडिया में क्या होता है, जब एनिमेटेड के बारे में बात करते हैं often they get related to cartoons and people say कि ये बच्चों के लिए बनाया है, but clearly आपकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा वाइड है, it's not just for children. So why animation being our main question, but also आपकी ऑडियंस कैसी, like what type of demographics do you usually see? So हॉरर करना था। अब हॉरर स्टोरी सुना रहे हो तुम तो 2-3 तरीके हैं, या तो आप बिना किसी विजुअल मीडियम के सुना दो, ऐसे बस चेहरा दिखा के आप सुना दो, थोड़ी बहुत फोटोज लगा दो। वो मुझे करना नहीं था और तब इतना पॉडकास्टिंग बड़ा भी नहीं था कि ऑडियो में काम चल जाए, तो कुछ विजुअल चाहिए था। एंड अब बाहर जाके शूट करना हॉरर तो इम्पॉसिबल है, सब घर वर बेचना पड़ेगा, तो इतना खर्चा हो जाता है। तो एक ऑप्शन था एनिमेशन का, और ये इसलिए भी था क्योंकि मैं लाइफ में एक दूसरा चैनल था शुद्धेसी एंडिंग्स करके, मूवी स्पूफ्स बनाते थे वो, तो वहाँ उनके साथ काम करता था काफ़ी टाइम, 10 महीने मैंने काम किया उनके साथ। तो एनिमेशन का प्रोसेस समझा मैंने कहा यार एनिमेशन में ट्राई करके देखते हैं कि कैसा चलता है, क्या होता है। और मैं बहुत क्लियर था कि मुझे किड्स चैनल नहीं बनाना। आर्चर हो गया या ऐसे ट्रेसा है नेटफ्लिक्स पे, सो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली एनिमेटेड शोज फॉर यंग एडल्ट्स। तो मुझे था कि हाँ यही करना है मुझे, यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स, इन सबको टारगेट करते हुए हॉरर स्टोरीज सुनानी है और हॉरर स्टोरीज एक इंटरेस्टिंग ढंग से सुनानी है। बट एट द सेम टाइम इट वाज नेवर डन बिफोर। एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल कि एनिमेशन में हॉरर में कोई डरेगा या नहीं डरेगा, बट थैंकफुली फॉर्चुनेटली फॉर मी लोग डरे एंड इट वर्क। सो व्हाट डज योर ऑडियंस लुक लाइक नाउ? ऑडियंस यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका मेल फीमेल रेशियो
एंटरटेनमेंट कैटेगरी में 80% मेल और 20% फीमेल रहता है। हमारे लिए बड़ा अच्छा मेल फीमेल रेशियो है। हमारे लिए आई थिंक 52-53% मेल है हमारा और 47-48% फीमेल है। तो ये बहुत, इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि यार ये बड़ा अच्छा हेल्दी स्प्लिट है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं हॉरर स्टोरीज। एंड अगर मैं डेमोग्राफिक्स की बात करूँ और तो सिटी वाइज आप देखोगे कि मेट्रो सिटीज, क्योंकि इंटरनेट सबसे ज़्यादा है, तो मेट्रो सिटीज में है मतलब कंजम्पशन बहुत है। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ से अच्छा कंजम्पशन आता है। कैलकाटा से बहुत अच्छा कंजम्पशन आता है बिकॉज दे आर लाइक दे लव हॉरर स्टोरीज एंड लिसनिंग टू एनीथिंग व्हिच इज लाइक टॉकिंग अबाउट पैरानॉर्मल एंड स्टफ। एंड देन यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ स्मॉलर सिटीज। गोरखपुर से भी आ रहा है, बड़ौदा से भी आ रहा है, और बड़े सारे मतलब अलग अलग जगहों से आपको प्यार मिल रहा है, आपको लोग देख रहे हैं अलग छोटी छोटी जगहों से भी। कमेंट्स में भी पता चलता है जब वो कोई एक कह रहे हैं ना मैं यहाँ से हूँ, मैं डलहौजी से हूँ, या मैं शिमला से हूँ, या इधर से हूँ, उधर से हूँ, तो वो पता चलता है आपको कि काफ़ी सब जगह से लोग देख रहे हैं। और अब मैं अगर एज की बात करूँ, एज स्प्लिट, तो 13 to 18, अब वो यूट्यूब कैसे कैप्चर करता है मुझे नहीं पता, विच इज़ रफली 20-25%. Then 18 to 24 is a big chunk, which is 30-35%. Yeah. And then 24 to 35 is also a good chunk, 20 to 24% of the audience. And rest of the audience is obviously थोड़ा ऊपर हो जाती है। अब वो ऊपर में मुझे दो assumption है उसकी भी। एक है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं, शायद इसलिए यूट्यूब उस तरीके से ट्रैक कर रहा है। और दूसरा, जो मैं जैसे इंस्टाग्राम पे लाइव चला गया या कभी लाइव ऐसे बात कर लिया डिस्कॉर्ड सर्वर में, तब मुझे पता चलता है कि बच्चे मम्मियों के साथ देख रहे हैं, मम्मियाँ बहुत देख रही हैं खूनी मंडे हॉरर स्टोरीज। तो वो अच्छा एक ऑडियंस डेमोग्राफिक है। Yeah, when you think about it, it is a family watch because it's like watching your favorite horror, web series. It's definitely something जो अपने पेरेंट्स के साथ आप देख सकते हो, बाद में डिस्कस कर सकते हो कि ओ आपको क्या लगता है क्या हुआ। It's lovely actually. So आपका रियल नेम दिव्या अग्रवाल है एंड आपका फेस रिवील हुआ था, राइट, बिकॉज अर्लियर आप वीओ में थे। आपका फेस रिवील हुआ था नवंबर 2022 में। सो तब तक it was predominantly audio based. करेक्ट। So did anything happen? Was there a moment where you decided कि अब moment है, अब हमें करना चाहिए फेस रिवील और टीम रिवील? यार, तो पहला रीजन था फेस रिवील ना करने का was कि I was doing a job simultaneously. Oh. तो 3.5 years I was doing a job and जियो सिनेमा में था मैं। I was working as a product manager of content strategy वगैरह देखता था। एंड तो मुझे लगा नहीं ठीक कि फेस रिवील करके थोड़ा मैं फालतू का अटेंशन खींचूंगा ऑफिस में कि हाँ ये सब कर रहा है, तो मुझे वो नहीं करना था। एंड जनरली मुझे अपनी जॉब में भी बहुत मज़ा आता था। बट आफ्टर अ पॉइंट जब मैंने जॉब छोड़ दी, तब मैंने सोचा था कि हाँ करेंगे फेस रिवील, बता देंगे, लोग मांग लेंगे कौन है इस आवाज़ के पीछे, इन कहानियों के पीछे, तो भैया करेंगे। बट फिर हमने स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट लॉन्च किया था अपना, विच वॉज द 2022 में अप्रैल में लॉन्च किया था। एंड सडनली स्पॉटिफाई के लिए वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क। तो अब क्या होने लगा कि स्पॉटिफाई कुछ इवेंट्स में कुछ इवेंट्स कर रहा था, कुछ इवेंट्स में स्पॉन्सर कर रहा था, कुछ इवेंट्स में पार्टनर कर रहा था। एंड दे वांटेड मी टू पार्टिसिपेट एज अ स्पीकर। नाउ इफ आई एम पार्टिसिपेटिंग एज अ स्पीकर इन अ पब्लिक फोरम, देन एवरीबडी इज गोइंग टू नो कि खूनी मंडे दिव्या अग्रवाल हैं, राइट? तो ये होने लगा था, शुरू होने लगा था, मैं फोरम्स में बोलने लगा था। लेकिन फिर मैंने कहा यार, अब अगर फेस रिवील ऐसे हो ही रहा है तो एक प्रॉपर ढंग से करते हैं फेस रिवील और फिर बता देते हैं लोगों को कि हाँ दिव्या अग्रवाल है उसके पीछे, और मेरी टीम ऑब्वियसली। हाउ वाज द रिस्पांस टू इट फ्रॉम द ऑडियंस? यार बड़ा अच्छा था। मुझे डर तो लगता ही है इंसान को कि भाई इतने टाइम से आप कहानियाँ सुना रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से एक वीडियो ड्रॉप होती है जिसमें आज हम आपको फेस रिवील करने वाले हैं, ये सब करने वाले हैं। बट अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने कहा कि अच्छे हो आप, प्यारे से हो, स्माइल अच्छी है, डराया नहीं मैंने किसी को उस दिन, तो अच्छा था। पीपल हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ लव सिंस देन। तो खूनी भैया से दिव्य भैया हो गया। पहले कमेंट्स में ये आता था खूनी भैया खूनी भैया खूनी भैया, ये कर दो खूनी भैया, वो कर दो, अब दिव्य भैया बोलने लगे। दिव्य भैया sounds way better than खूनी भैया। Oh God.
I think as a fan, putting a face to a creator is such a good feeling because I think emotional connection क्या अच्छा बैठता है. Correct. क्योंकि all this while they've been hearing your voice and they're still a fan and now they can put a face to it and follow you for Divya as well. For your personality, for your quirks, I think very good move. And you tell me in that video, I saw the video last night. Love the video by the way. आपने अपना थोड़ा context भी डाला in terms of your childhood stories. So when we talk about your childhood, other than of course being a great horror fan and curating the best horror stories, you've also experienced certain situations and incidents as a child. So is there anything that you experienced back then that you still can't explain as an adult? यार सो मुझे, जैसे मैंने कई जगह ये बोला भी है, कवर भी किया है कि मेरे घर के सामने एक पेड़ था पीपल का, जहाँ मुझे चीज़ें दिखती थी उस पीपल के पेड़ के अंदर. कभी काली बिल्ली दिख रही है, कभी चमगादड़ दिख रहे हैं, कभी कोई साए दिख रहे हैं. तो मैं आज भी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मैं हेलुसिनेट कर रहा था या वो सच में एग्जिस्ट करता. क्योंकि एक दिन हम लोग डिनर कर रहे थे अपने नेबर्स के घर पे छत पे, एंड झूला झूल रहे थे. उनका झूला होता है रात में, मतलब छत पे झूला लगा रखा था, और उनके पेरेंट्स मना करते थे कि मत झूलो, साया चिपक जाता है. ऐसे उनकी बिलीफ थी कि रात में नहीं झूलते. तो झूल रहे थे मैं, और वहाँ उस उनके घर से, उनकी छत से वो पीपल का पेड़ दिखता है नेबर्स की छत से. तो मैं उसको देखे जा रहा था, एंड अचानक से मुझे फिर से एक वही साया दिखा जो हमेशा से दिखता था, और वो साया ऐसे फ्लैशेस में मेरी तरफ आया. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो फ्लैशेस में मेरी तरफ आया और झूले का लेफ्ट साइड से चेन उतर के नीचे गिर गई. झूला टूट के नीचे गिर गया और मैं नीचे गिर गया वहाँ पे. और जो मेरा रोना छोटा था, मतलब आज भी मैं इमेजिन करता हूँ ना उसे, कि ऐसे अंदर से ना वो रोना इमेजिन करता हूँ उस दिन. क्योंकि मुझे याद है कि मैं गिरता हूँ, मम्मी पापा एकदम से आते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ चोट लग गई. मम्मी पापा को लग रहा है मैं चोट की वजह से रो रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं किसी चोट की वजह से नहीं रो रहा था. मुझे पता है उस दिन मैं क्यों रो रहा था, क्या डर था वो. एंड आज तक मैं उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि यार ये था क्या, ये मैं हेलुसिनेट कर रहा था, कोई कोइंसिडेंट था, या फिर सच में उन पेड़ों में कोई था जो तो वो चीज़ है. अभी वो कट गया है थैंकफुली, वो पेड़ मेरे घर के आगे से. ऐसे बड़ा अच्छा लगता है मुझे अब घर पे आराम से बैठना. हनवर्स एक पीपल का पेड़ क्यों होता है? पीपल के पेड़ में ऐसा क्या है, या बैनियन का ट्री भी बोलते हैं. इट्स ऑलवेज लाइक स्टोरी के अंदर वो एक क्रूशियल पार्ट होता है. आई थिंक पीपल का पेड़ हो या बैनियन ट्री हो, ये ऐसे पेड़ हैं जो बड़ी हिस्ट्री अपने साथ ना इकट्ठी कर लेते हैं. इतने सालों से रहे हैं ये पेड़, मतलब years go by. बहुत बूढ़े पेड़ होते हैं, मतलब एक तरह से. तो एंड उनकी इतनी बार पूजा की जाती है, इतनी एनर्जी आपने उनमें डाली हुई है ना, कि उस एनर्जी से फीड भी कोई कर रहा है. एंड ये मैंने पता है, मैं कीनिया गया था, एंड कीनिया में भी पीपल के पेड़ के लिए ऐसी ही मान्यताएं हैं. सो ग्लोबली है ये. वाओ, मतलब एनर्जी, फॉर स्पेसिफिक एनर्जी रहता है, एंड इट अटैचेस टू थिंग्स अराउंड अस. वाओ. सो फॉर सम ऑफ अस जिनने चाइल्डहुड में कोई अनकंफर्टेबल चीज़ें देखी हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं एज पैरानॉर्मल और नॉट पैरानॉर्मल, व्हाट डज लाइक अ साया, लाइक विजुअली वो कैसा हमें दिखता है, और इज इट लाइक अ फीलिंग दैट वी फील? सी, मैंने कभी एक पूरा मैनिफेस्टेड स्टेट नहीं देखा है किसी भूत का, बट मैंने डिस्टॉर्टेड एनर्जीज बहुत सारी देखी हैं कि ये कुछ तो है हवा में जो शायद आपके पास आ रहा है, आपसे अटैच कर रहा है, या कुछ तो ऐसी फीलिंग है. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी मैनिफेस्टेशन देखी है लोगों की, कि वो इंसान ने मुझसे बात करी और वो है ही नहीं इंसान. राइट. तो इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं लगता मुझे कि कैसे डिफाइन कर सकते हो आप इस चीज़ को. बट हाँ, एक चीज़ जो मैंने की थोड़ी फिल्मी थी लेकिन असरदार थी, वो था कि जब ये सब हो रहा था मेरे साथ, तो मैं आई रिजॉर्टेड टू हनुमान चालीसा. हर दिन स्कूल जाते हुए मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, और रात में सोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ता था. धीरे धीरे वो
कह लो कि हनुमान जी ने वो चमत्कार कर दिया, या ऐसे अंदर से सेल्फ बिलीफ इतनी आ गई कि फिर कुछ हुआ नहीं ऐसा। आई ऑल्सो फील कि क्या होता है जस्ट व्हेन वी आर चिल्ड्रन हम बहुत वल्नरेबल भी रहते हैं एंड ओपन टू एनर्जीज। एज वी ग्रो ओल्डर हमारी बॉडी और माइंड काफ़ी इतना ससेप्टेबल नहीं होता है, इनफैक्ट थोड़ा और क्लोज्ड ऑफ हो जाता है। वी स्टार्ट थिंकिंग कि ओ बस लॉजिक साइंस। सो when you grew older, when you went to college for example, did you feel like कि वो अपने एक part of your world कम होता गया, paranormal का importance आपके brain में कम हुआ या ज़्यादा हुआ? And did you continue feeling those energies around you? So क्या था कि एक point of time पे मुझे चुल हो गई थी। चुल is I think the right word, कि आप जब आपको explore करना है, आप curious इतने ज़्यादा हो गए हो कि आपको कांटेक्ट में आना है एक तरह से। तो मैं 9th क्लास की बात बता रहा हूँ, एंड दिस कंटिन्यू टिल कॉलेज फर्स्ट सेकेंड ईयर। तो तब मैं अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस पे जाता था। हॉन्टेड लोकेशंस पे कह लो या ग्रेवयार्ड कह लो, मैं अकेले जाता था रात में कि कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड दिल्ली में तो बहुत सारी जगह गया हूँ मैं रात में। आपका अग्रसेन की बावली, मलचा महल, दिल्ली कैंट रोड, पीर गायब करके एक नॉर्थ कैंपस में एक जगह थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसे कहते थे हॉन्टेड है, वहाँ गया हूँ। तो ये सारी जगह में गया हूँ। जब मलचा महल गया था मैं एक दिन, तो तब वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई बहुत ही नेगेटिव सी एनर्जी है जो आसपास मेरे घूम रही है। और ऐसा नहीं होता कि आप एकदम पहाड़ों में जाते हो और आपको लगता है कि यार चक्कर आ रहे हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है, अब मतलब हैवीनेस आ गई है, एकदम से ड्रूपी हो गए हो आप। तो बिल्कुल वैसा फील हुआ मुझे उस दिन। एंड मैं वहाँ से कट लिया, घर आ गया। एंड घर आने के बाद मुझे 5-6 दिन बहुत तेज़ बुखार था, हाई फीवर। तब मैंने डिसाइड किया कि भाई लेट्स टेक अ चिल पिल, लेट्स अवॉइड दिस चिल फॉर सम टाइम एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर थिंग्स। तो थोड़े टाइम के लिए ये साइड में हो गया। तब इंटरेस्ट था कि तब हम नाटक करते थे कॉलेज में, तो थिएटर में हमने प्ले उठाया था धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। तो तब क्यूरियोसिटी सारी रिलीजन पे आ गई कि भगवान होते हैं या नहीं। तो ये इसको चेस करने पे लग गए थे हम। तो You had to fall physically ill for you to stop being a daredevil. लेकिन आई थिंक मैं सही टाइम पे रुक गया, बड़े सारे लोग नहीं रुकते तब भी। Oh God, do you have a story of people who have really gone deep into this? यार there was a paranormal investigator rather called Gaurav Tiwari. I don't know if you know about him. तो वो यूएस में थे, पढ़ाई कर रहे थे, एविएशन की पढ़ाई कर रहे थे। तब उनके फ्लैट में कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा था। एंड उन्होंने अपने फ्लैट में किसी को बुलाया, मतलब उनके फ्रेंड्स वगैरह ने बुलाया कि आप देखो। तो वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एक छोटी लड़की का भूत था वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग। तो गौरव ने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये कौन है लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, तो मैं ये करना चाहता हूँ जीवन में। तो he came back to India. He did a lot of paranormal investigations in the US and then he came back to India, did a lot of paranormal investigations. Z पे शो आया है उनका गौरव का। एंड कुलधारा, भानगढ़, बहुत सारी जगह पे ही वेंट एंड डिड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। वो लोगों को हेल्प करते थे। अगर कोई रिपोर्ट करता था ना कि मेरे घर में ये है, तो वो जाके इन्वेस्टिगेट करते थे, भूतों से कम्युनिकेट करके वो सारी चीज़ें करते थे। तो ये एक्सटेंट तक गौरव गए। एंड उनके एक दिन उनकी बॉडी उनके बाथरूम से मिली। वो नहाने गए, सब कुछ ठीक था तब तक। एंड एक दिन अचानक ही जस्ट डाइड। एंड कोई लोग कहते हैं कि उन्होंने वो कुछ हार्ट अटैक आ गया, उसकी वजह से डेथ हुई है। कई फोटोज़ हैं जिनमें उनकी नेक पे काले मार्क्स थे इधर। तो वो कहते हैं कि कोई किसी ने उनको रस्सी गला दबाया है उनका और फिर मारा है। एंड ये बोला जाता है कि आखिरी कुछ दिनों में उन्हें एक केस था जो सॉल्व नहीं हुआ था उनका। अगेन एक छोटी लड़की का केस था जो उन्हें बार बार दिखती थी। तो क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, he was somebody who went really deep into it. Yeah. Really deep into it. That didn't end very well. That didn't it? That Yeah.
that I didn't know that they could come to the physical side and like harm us like physically as well. यार ये तो है ही. This is a common thing or is it something that rarely happens? नहीं, हम तो करते ही हैं यार ऐसा. तभी तो ऐसा डर बना हुआ है ना कि भूतों का, कि ये चढ़ गया या पोजेस हो गया है, ये सारी चीजें हो रही हैं. तो ये तो डर तभी तो बना हुआ है. अगर हार्म नहीं कर रहे थे तो डर कैसे बनता? Yeah, okay, fine. Wow, I'm a little taken aback right now. Okay. But you should read about Gaurav Tiwari. He was one of gem of a person, and he's done so much in the horror space, in the paranormal space, like unmatched. Okay, cool. हमने DO के बारे में थोड़ा सा बात किया था. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और आई एम श्योर आपने 3 साल अच्छे से वहाँ पे स्पेंड करे होंगे. एंड आपने बोला आपने So tell me, campus life, I have to say this, I'm sorry, but campus life is the best life. अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है आपकी क्लासेस के बाद, तो आप एक सोसाइटी प्लीज ज्वाइन कर लो. कोई भी सोसाइटी हो, वो एक सोसाइटी ज्वाइन कर लो और कॉलेज में पढ़े रहो. मतलब वो लाइफ ही अलग है जहाँ पे आप एंजॉय करते हो, कॉलेज वालों से बातें करते हो, मस्ती करते हो, सोसाइटी का पार्ट होते हो. अलग अलग कॉलेजेस में जाके अगर आप डिबेटिंग में हो तो आप डिबेटिंग कर रहे हो, अगर आप ड्रामा सोसाइटी में आप थिएटर वेटर कर रहे हो, तो बहुत मज़ेदार टाइम है वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा. A shout out to your society. Just tell us a little bit about it. Okay, so I was in SGTB Khalsa College, Delhi University. अंकुर नाम से हमारी सोसाइटी थी, ड्रामा सोसाइटी. एंड बहुत ही शानदार, मतलब क्या मज़ा आता था ड्रामा करते हुए. ऐसा होता था 8:30 बजे से 2:30 बजे तक हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और 2:30 बजे से रात के 8 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. स्ट्रीट प्ले, स्टेज प्ले, सब किया हम लोगों ने. एंड एक चीज़ जो थिएटर आपको सिखाता है ना, वो है लाइफ में पेशेंस और डिसिप्लिन. कि आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए या आपको वो वहाँ तक पहुँचना है, तो भाई एक तो पेशेंस रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. धीरे धीरे होगा वो सब, मेहनत को करते जाना है. तो ये बहुत कमाल की 2 चीज़ें हैं जो थिएटर में सिखाई. ऑब्वियसली पीपल डायनामिक्स और ये सारी चीज़ें तो होती हैं किसी भी सोसाइटी में आप वर्क कर रहे हो तो ये कमाल की चीज़ है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म एट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म एट पृथ्वी थिएटर इन मुंबई. तो वो तो कमाल की चीज़ है ना. वो लाइक दोज आर वो डायमंड्स एंड लिटिल डायमंड्स इन द लाइफ जर्नी जो हमेशा मैं संभाल के रखूँगा. Yeah, and I think it created the base for the performer that you are. Absolutely. And क्या होता है कि मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करूँगा. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर होता हूँ विद अ वेरी सेट गोल कि मैं पैसे कमाऊँगा खूब सारे, MBA फाइनेंस करूँगा. ठीक है. फिर मैं देखता हूँ कि यार नुक्कड़, मतलब एक एरिया था कॉलेज में, उसे नुक्कड़ कहते थे. वहाँ पे नाटक हो रहा है. मैं देख रहा हूँ यार क्या मज़ेदार नाटक है यार, कितना बढ़िया नाटक चल रहा है. और एकदम से वो नहीं होता कि आपने बचपन में शीशे के सामने जो चीज़ें करी हैं और आपको फील हो रहा है कि हाँ ये, अरे आई बिलोंग टू दिस ग्रुप, ये करते हुए देखता हूँ अपने आप को. वहाँ मैंने थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करी और मेरी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव जो बदला है कि भाई करना है तो कुछ क्रिएटिव फील्ड में ही करना है, वही है मेरी कॉलिंग, वहीं से. तो दैट क्रेडिट हैज़ टू गो टू दैट थिएटर सोसाइटी. Lovely. I think definitely if you are young and you're considering what to do in college, society तो join करना ही है. Absolutely. Thank you for vouching for that. Now back to a question I always had. DU में सबसे haunted college कौन सा है? DU का तो DU का नॉर्थ कैंपस जो है वो कहते हैं कि पूरा का पूरा हॉन्टेड है, टू बी ऑनेस्ट. तो वहाँ पे ना जब कॉलेजेस नहीं बने थे तो इट वाज अ बैटल फील्ड. बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, दिल्ली ने देखी है इन्वेडर्स और उसकी. तो वहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी नॉर्थ कैंपस में, कमला नगर और जो पटेल चेस्ट, आपको अगर पता हो वो वाला एरिया, तो वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं. एंड जो SRCC से खालसा कॉलेज वाला स्ट्रेच है ना, मिरांडा हाउस भी है, दौलत राम कॉलेज भी है, वो एक स्ट्रेच है जहाँ पे ये सब कॉलेजेस हैं. उस रोड पे उन कॉलेजेस के बनने से पहले सिमेट्री होती थी एक बहुत बड़ी, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो वॉर में मरे हैं उनको दफनाया गया है. तो कॉलेजेस सिमेट्री के ऊपर बने हुए हैं. कौन से SRCC से खालसा वाली जो पूरी रोड रोड है
मिरांडा हाउस, SRCC, खालसा, दौलत राम, ये सारे कॉलेजेस। Are you telling me बिल्डिंग ग्रेव्स के ऊपर बनी हुई है? बट सालों साल हो गया मतलब उसे। बट जब इनिशियल था टाइम, सो जो पुराने बहुत पुराने प्रोफेसर्स हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो बताते हैं आज तक कि वो लोग जब स्टार्ट किया था उन्होंने, तो रात में 5-6 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था बाहर अंधेरे में। तो उन्हें हमेशा ना ऐसा लगता था कि कोई तो है जो उन्हें फॉलो कर रहा है, कभी किसी को काले साए दिख रहे हैं, शैडोज दिख रही हैं लोगों की। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन थी वहाँ पे, आवाज़ें आना रैंडमली कहीं से भी, तो ये सारी बहुत कॉमन चीज़ें थी। तो उस एरिया के पास एक फ्लैगस्टाफ टावर है। तो 1857 की जो लड़ाई हुई थी ना, फ्रीडम स्ट्रगल, वो वहाँ पे वो मेन पॉइंट था उस स्ट्रगल का। एंड उसके पास एक लेक है जिसे खूनी झील कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग मरे थे, तो पानी जो था वो पूरा लाल हो गया था खून से। तो वहाँ पे कहते हैं कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग्स और ये सब स्पिरिट्स वगैरह घूमती हैं उस एरिया में, अभी भी तड़प रही हैं, कैद हैं, ये सब बोला जाता है वहाँ पे। खूनी झील अभी खूनी झील है? अभी भी है। ओह वाओ, लोग जाते हैं वहाँ पे? यार पता नहीं, प्रेमी प्रेमिका जाते हैं अपना खुफिया स्पॉट ढूंढने, तो अलग बात है, मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गया। आफ्टर ड्यू यहाँ पे आए मुंबई की कोई ऐसी मिस्ट्री है जो आपको बिल्कुल मतलब एक्साइट करती है? हाँ यार, 2 जगहें ऐसी हैं जहाँ मैं पर्सनली गया भी हूँ और मैंने बहुत कहानियाँ सुनी। पहली तो है आर्य कॉलोनी मुंबई की, है ना। तो एक छोटा सा किस्सा है जो हमने खूनी मंडे पे कवर भी किया था। तो एक ऑटो वाला रात में जा रहा था आर्य कॉलोनी में, एंड वो बेसिकली बस निकलना चाहता था वहाँ से, जाना बाहर की तरफ ही जाना चाह रहा था। तो एकदम से जब वो जा रहा था वापस, तो उसकी ऑटो के सामने एक बूढ़ी सी औरत आ गई। एंड उसने एकदम से ब्रेक लगाया कि भाई क्या है। वो उतरा कि कहीं उसने मारवार तो नहीं दिया, उसे चोट वोट तो नहीं लग गई। तो उसने कहा कोई है ही नहीं, औरत ही नहीं है कोई आसपास, कहीं दूर दूर तक नहीं है। और आर्य कॉलोनी ऐसा एरिया तो है नहीं कि बहुत पॉपुलेटेड एरिया हो, आपको दिख जाएगा ना कोई अगर, क्योंकि वीरान सा है एकदम, तो उसे कोई दिख नहीं रहा वहाँ पे। तो कहता है हुआ चलो कुछ, मैं निकलता हूँ भाई यहाँ से जल्दी से। तो वो वापस ऑटो में बैठा अपना, तो वो देख रहा है कि बगल में एक और बूढ़ी औरत खड़ी है भाई, और उसके चेहरा जो है बालों से ढका हुआ है और दिख नहीं रहा, मतलब चेहरा नहीं दिख रहा। वो कह रही है मुझे ज़रा आगे तक छोड़ दोगे? तो ये कह के वो बैठ गई, जैसे आदत होती है ना यहाँ पे ऑटो में कि बैठ गए। दिल्ली में तो क्या है, पूछा कि भैया चलोगे कि नहीं चलोगे, तो वो तो है नहीं यहाँ पे, वो बैठ गई। अब जब वो जा रही थी आगे, उसने ऑटो ड्राइवर ने चलाना शुरू कर दिया, सीधे जा रहे हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 10-15 मिनट हो गया। वो ऑटो वाला पूछ रहा है कि कहाँ छोड़ूँ आपको, आप मुझे बता तो दो कहाँ छोड़ना है आपको, थोड़ा मैं उस हिसाब से ले चलता हूँ। वो कह रही है नहीं बस, मतलब कुछ बोली नहीं वो, बस चलते रहो आप। आई फिर कहते बताओ तो थोड़ा सा, कहती आगे शमशान घाट है, आप मुझे वहाँ छोड़ दो। ठीक है, अब ये डर तो रहा है क्योंकि बहुत ही एक सफ़ेद सी साड़ी, जैसे वो होता है ना धूल मिट्टी में लिपटी हुई, वो ऑटो के मिरर से देख रहा है उसे कि भाई डरावनी सी है। और उसके ना बाल जो हैं वो हवा से उड़ते हैं ऑटो में आप जा रहे हो तो, और जब वो बाल उड़ रहे हो देख रहा है उसकी आंखें अजीब सी दिख रही हैं, आंखें नॉर्मल नहीं हैं, और जो स्किन भी है वो ऐसा लग रहा है कि नहाई नहीं है, मतलब सालों से नहाई ना हो, जैसे ऐसा लग रहा था कि कालस सी है जमी हुई, पूरी धूल मिट्टी में वैसी है वो। तो इससे लगने लगा कुछ तो भाई गड़बड़ है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। वो चुपचाप शांति से चलाता रहा ऑटो। अचानक से उसकी ऑटो खड़खड़ होके एकदम से बंद पड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, उसे डर लग रहा है अभी। कह रहा है भाई मैं बस उतर के मैं अपने आप ठीक करने लगा ऑटो को, मैंने देखा ही नहीं उसको पीछे से। एंड ठीक करी मैंने ऑटो, मैंने कहा मैं बैठता हूँ। और जब वो बैठा वापस, तो वो रियर व्यू मिरर में देख रहा है, वो ऑटो के मिरर में देख रहा है कि कोई नहीं बैठा है वहाँ पे। अब जब वो जा रहा है आगे के वापस जा रहा है वो, तो वो देख रहा है कि एक ऑटो उसके साइड से गुजरती है, उसमें वो औरत बैठी हुई है, सेम औरत बैठी हुई है और जा रही है।
ठीक है, अगले दिन उसे पता लगता है कि एक ऑटो ड्राइवर का शमशान घाट है आर्य कॉलोनी में, वहां उसका एक्सीडेंट हो गया उस ऑटो ड्राइवर का, और वो नंबर जब पड़ता है उस ऑटो का वही सेम नंबर है ऑटो का। तो आर्य कॉलोनी की कहानी है। आर्य कॉलोनी में ऐसे इतने सारे किस्से हुए हैं कि आप चले जा रहे हो, आप कहीं पहुंच ही नहीं रहे हो, लूप में चले जा रहे हो। बहुत लोगों ने ये बोला, मैं इनफैक्ट मेरे साथ भी हो गया है कि मैं लूप में जा रहा हूँ। अब गूगल मैप की गलती है, क्या गलती है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है वो पूरा, तो समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड द सेकेंड प्लेस इन मुंबई इज मुकेश मिल्स। मुंबई की मुकेश मिल्स है जहाँ पे ओम शांति ओम शूट हुई थी, जहाँ पे बहुत सारी फिल्में शूट होती हैं आज के टाइम पे। तो मुकेश मिल्स का ये था कि वहाँ पे 80s में कॉटन और सिल्क बनाने वाले मिल वर्कर्स होते थे, कपड़ा बनता था वहाँ पे। एंड एक ऐसी आग लगी कि वहाँ पे सब लोग जल गए, मर गए सब लोग। एंड तब से उस मिल्स को शट कर दिया, खंडर बन गया, लेकिन बड़ी मिल्स थी, तो इसलिए उस मिल्स को हॉन्टेड फिल्में और हॉरर फिल्मों के सेट की तरह यूज करने लगे। ओम शांति ओम का तो जो जलने वाला सीन है ना, कि जल रहा है पूरा, वो सारा मुकेश मिल्स में ही शूट हुआ है। एंड उसके बाद से लोग कहने लगे कि यहाँ पे लोगों की आवाजें आती हैं, भटकती हैं आत्माएं, बड़े सारे लोग दिखते हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऑन सेट एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे लाइट है, अभी लाइट पड़ रही है हम पे, लाइट गिर जाना तुरंत से, क्रू मेंबर्स का पागल हो जाना, ग्रीन रूम के शीशों में किसी का दिखना, ज्वेलरी का मिलना कहीं से भी, ये सारी चीज़ें। एंड अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था रितेश देशमुख और साकिब सलीम के साथ, एंड दे टोल्ड मी कि ये तो है मुकेश मिल्स में, तो है, इट्स अ गिवन थिंग। वहाँ पे आग नहीं जला सकते आप, आग जलाना अलाउड नहीं है। क्यों? ओह क्योंकि स्पिरिट्स को शायद एजिटेट हो जाएं उस आग से, एंड इट कुड क्रिएट डिस्ट्रक्शन, तो आग जलाना उसमें अलाउड नहीं है। अगर किसी को सिगरेट भी पीनी है, थोड़ा बाहर जाके पीना है। क्या ओम शांति ओम लूजली इस मिल के ऊपर बेस्ड है? मतलब इंसिडेंट कह सकते हैं कि ऐसा कुछ सिमिलर आग जलने वाला है, ये सब सीन्स इंस्पायर हो सकते हैं, बट हाँ, तो दैट इज एन आइडियल लोकेशन आई थिंक फॉर दैट स्टोरी। एंड वो बोलता है, रितेश ने मुझे बताया कि एक एरिया है मुकेश मिल्स का जहां आप जा ही नहीं सकते, आपको अलाउड नहीं है जाना। कह रहा है उसके बगल में शूटिंग चल रही है, फुल 200 डांसर्स डांस कर रहे हैं, फुल मस्ती चल रही है, और एक एरिया है जो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है जहां आपको अलाउड ही नहीं है जाना बगल में, क्योंकि कहते हैं वो हॉन्टेड है। गॉड, वहां पे ही आग लगी थी। ओह वाओ। सो ये सब मानते हैं यार, ये मतलब इंडस्ट्री के लोग मानने, मैं कौन होता हूँ उससे फिर डिनाई करने वाला। हाँ, एंड अगर ऐसे रूल सेटअप करे हुए हैं तो must be to appease someone. Correct. Absolutely. Wow. Now you will visit. Yes. And see what is that location called? Yeah, correct. क्योंकि as much as I'm scared, वो चुल भी रहती है कि मुझे एक्सपीरियंस करना है एक बार, और अगर आपके सिटी के अंदर है, so why not one? I hope एक दिन मुकेश मिल्स में शूट हो, because I genuinely Om Shanti Om was one of my favorite films, and the haunting video of Deepika Padukone in that, glass, और पीछे आग जल रही है, that is scary. That is, yeah, I didn't know that this was a real situation. यहाँ पे एक सेट पे आग लगी थी इतनी बुरी. Wow. And जैसे अभी मुझे याद आया, you said ना कि चुल भी है जाना में, एक साथ कुछ जगह एक्सपीरियंस भी करना चाहूँगी, तो दो मेरे और दोस्त हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो सर्वा और पूजा। हाँ। अभी उनका एक शो भी आया था MTV पे, डार्क स्क्रॉल करके, तो उन्होंने वो करते हैं कि 20 लोगों को इकट्ठा करके एक टूर पे ले जाते हैं एक हॉन्टेड लोकेशन पे, और रात में रुकवाते हैं वहाँ पे। तो इट्स लाइक अ प्रॉपर थिंग, पैरानॉर्मल टूर कराते हैं वो, विच इज डन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। बाहर होता है ये, इस टाइप का कॉन्सेप्ट बाहर है, इंडिया में सिर्फ वो दोनों कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Very nice. I think we have something to check out after the episode. Oh God, I can't wait. So
आपने बताया कि आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लाइक योर कोर फैंस ऑफ कोर्स, तो आपने थिएटर किया है, आपने उसके बाद जियो सिनेमा में भी काम किया है. आर देयर एनी अदर साइड्स ऑफ यू व्हिच आर नॉट नोन टू योर ऑडियंस? ओके सो यार जैसे अब ऑडियंस को समझ आ गया है कि मैं ऐसा खूंखार दरिंदा किस्म का इंसान नहीं हूँ कि बस खूनी हॉरर स्टोरीज सुना रहा हूँ, बट हाँ प्यारा सा इंसान हूँ. गाना गाना बहुत पसंद है मुझे, आई लव सिंगिंग, तो वो एक चीज़ है. एंड हाँ अल्टीमेटली फिल्में बनानी है, so that's the dream Yeah. कि ये सारी चीज़ें करनी है. You're quite close to it now, actually. When you think about it, YouTube पे आप technically तो short films ही बनाए produce ही बना रहे हो. बट एक वैसी बनाई है ना मुंजा स्त्री टाइप एक फिल्म जो मतलब ऐसे मास्क देखे. I loved both of them. Honestly, I am so grateful कि इंडिया में revival हो रहा है of the art form. I remember early 2000s there was horror, and that's the horror as a child I'm very scared of, because even things like Kal and all still scare me till date. But I'm so grateful कि Munja and Stree are reviving the art form. Yes. Yes. So it's coming back. Actually क्या प्रॉब्लम क्या थी ना कि हॉरर के साथ क्यों इतना बड़ा गैप आ गया कि कुछ ही फिल्म मेकर्स हॉरर को बना रहे थे और बहुत गंदी तरीके से बना रहे थे. इसलिए वो फिल्में चली नहीं, और वो फिल्में नहीं चली तो मेन स्ट्रीम एक्टर्स को लगा कि भाई क्यों जाना है इसमें, ये तो चल नहीं रहा है जॉनर. लेकिन वो बना ही गंदा रहे थे. अब अगर अच्छा हॉरर आप बना रहे हो तो क्या चल रहा है, शैतान. Absolutely. And when treated well, it can be such a good commercial success as well. So I want those stories यार. हम इंडिया में हम लोग दादी नानी से सुनते सुनते बड़े हुए हैं ये सब यार. ये हमारे रूट्स में है हमारा ये कहानियाँ. अगर आप ये हमें नहीं सुनाओगे, इसका हमें एब्सेंस है, तभी तो चीज़ है ना. मतलब हमें भी हॉरर स्टोरीज करते करते खूनी वनडे पे समझ आया कि देयर इज एब्सोल्यूट डर्थ ऑफ गुड हॉरर कंटेंट इन इंडिया. Yes, of course. So when it comes to paranormal stories जो इंडिया में है, some obviously थोड़े believers होते हैं और थोड़े non-believers होते हैं. But आप भी, when you look at the entire wide array of stories that you find, is there something that you do not believe in at all? यार जब आप इस दुनिया में घुस जाते हो ना, और आप लोगों की कहानियाँ सुनना शुरू करते हो, और जब लोग अपने कन्विक्शन से आपको इतनी सारी चीज़ें सुना रहे हैं, तो फिर आप ऐसा नहीं करते कि आप सिरे से खारिज कर देते हो उन्हें कि नहीं यार. अब मैं सोचता हूँ कि पॉसिबिलिटीज हैं चीज़ों के होने, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे आंख बंद करके मान लेता हूँ, विश्वास कर लेता हूँ. वो नहीं करना चाहिए. वो मैं कभी नहीं करता हूँ. मतलब चाहे वो भगवान हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, आई हैव माई क्यूरियोसिटी, आई हैव माई डाउट्स. मैं सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मुझे जो सबसे पॉसिबल आंसर लगता है, और वो पॉसिबल आंसर ही ऐसा आंसर है कि माइंड फक हो जाता है, तब मैं कहता हूँ हाँ यार ये चीज़ तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, या मैंने देख लिया, मैंने ढूंढ चुका हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, बड़े सारे मंदिर हैं इंडिया में. एक मंदिर है नैना देवी मंदिर. कहते हैं कि अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत है तो आप उस मंदिर में जाइए, एंड मंदिर में आप नैना देवी माँ को आंखें भेंट करिए. आंखें मतलब अपनी आंखें, वैसे नहीं, पीतल की बनी आंखें या कुछ मेटल से बनी आंखें आप भेंट करिए, एंड आपकी आंख बेटर हो जाएगी. कैटरेक्ट लोगों के सॉल्व हो रहे हैं, जो जिनका विजन प्रॉब्लम हो रहा है, जिनकी मतलब विजन डिक्लाइन पे है, कि जिनको 30% डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी है, 60% डिसेबिलिटी है, वो देख नहीं पा रहे, वो क्योर हो रही है. मेरे कलीग के फादर गए हैं, उनकी आंखें ठीक हो गई यार. अब मैं उस चीज़ को कैसे डिनाई करूँ? मतलब कोई बोल रहा है कि हाँ मेरे पापा को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं हो सकता है, कुछ आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, एंड ही वेंट टू नैना देवी मंदिर, हाथ जोड़ के आए, उनको उनकी आंखें ठीक होने लगी. एंड इट इज़ वन ऑफ द धाम्स. तो नैना देवी मंदिर ना एक शक्तिपीठ है. शक्तिपीठ जानते हो क्या होता है? तो शिव जी, जब सती जी की डेथ हुई थी, तो शिव जी उनकी बॉडी को लेके बहुत दुख में भ्रमण किया था उन्होंने. मतलब नहीं होता कि आप बस घूम रहे हो, आप इतने दुखी हो कि आप बस एक ऐसी अवस्था में आप बस लेके घूम रहे हो उन बॉडी.
तो जो बॉडी के पार्ट्स थे वो अलग अलग जगह गिरे थे इंडिया में, एंड ऐसी 52 जगहें हैं, 51 इंडिया में, एक पाकिस्तान में, एंड नैना देवी मंदिर उसमें से एक शक्तिपीठ है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड कामाख्या देवी मंदिर शायद आपने सुना हो, विच इज़ लाइक कि वहाँ अलग ही चीज़ें कुछ होती हैं, वो मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा, वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि क्या क्या होता है, वो चेक करेंगे। एंड तो नैना देवी एक ऐसा शक्तिपीठ माना जाता है कि वरदान है उस जगह को, उस मंदिर को, कि आप वहाँ पे जाओगे तो ये होता है। अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं उसे कैसे डिनाई करूँ? मैं नहीं कर सकता ना डिनाई उस चीज़ को। मैं लेट मी ऑल्सो लाइक बी ओपन टू इट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आंख बंद करके बस अरे यार ये तो है, बट मैं कैसे डिनाई कर दूँ उसे? मेरे लाइफ में आई फील लाइक एक ही मोमेंट था जब आई थॉट कि आई एम द क्लोजेस्ट टू एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग विच इज बियॉन्ड आवर फिजिकल बॉडी और फिजिकल लैंड। इन डलहौजी when I traveled with my school friends, and I was quite young, like 7th grade. Couldn't explain, but जब moment ही आप city के अंदर आए, and we had a relatively remote area में हमारा hotel था. How old were you? I think around 12-13. Okay. And around that time hotel के side में खाई थी. Okay. खाई मतलब it was a drop into the, but it was not a valley, it was just like a drop. मैं पहली बार जब खाई के अक्रॉस देखा तो मुझे ऑलरेडी ऐसा लगा कि एक नेगेटिव लाइक फिजिकल फोर्स नीचे से आ रहा है, एंड आई कुडंट एक्सप्लेन इट बिकॉज आई फेल्ट फिजिकली समथिंग वाज लाइक पुशिंग अप, एंड सो आई स्टार्टेड आस्किंग अराउंड बिकॉज नोजी चिल्ड्रन, कुछ तो जानना ही है, चलो। तो I started speaking to people, mainly hotel staff, and they said कि नीचे खाई में जब war हुई थी Dalhousie में, Dalhousie is actually a lot of British wars have happened there. It was also a British capital for a very long time. A lot of dead bodies were thrown in that khai, and I didn't want to believe it then because मतलब 12-13 is still older than younger kids, so I thought logically कि हाँ अगर मतलब dead bodies गई थी तो मेरे साथ क्या हो रहा है ये, and then a lot of weird things started happening. We moved to another hotel suddenly, no explanation why. Our school just decided कि चलो दूसरे होटल में रहते हैं। दूसरे होटल में मूव किया, वहाँ पे मुझे हर घंटे एक कॉल आती थी। नाउ ऑफ कोर्स यू कैन से कि बच्चे एक प्रैंक कॉल कर रहे हैं, बट हमारा कनेक्शन बस होटल के रिसेप्शन के साथ था, एक दूसरे को रूम में हम कॉल नहीं कर सकते थे। हर घंटे एक कॉल आती थी, कोई कुछ बोलता नहीं था पर कॉल कनेक्ट हो जाती थी। मुझे बहुत अजीब लगने लगा कि हमसे क्यों बात करने की कोशिश हो रही है। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, ये सब नहीं सोचते, बाहर मॉल रोड जाते हैं। I had a very ethereal experience in the mall road. Nothing weird, but I felt like I was floating, like it was not real. I bought a small trinket, those small Tibetan trinkets, and I got it to the room. I was staying alone. I kept it there. I left for barely 15 minutes, came back, and the trinket, it was a religious trinket, it was gone. And nobody had entered the room. We checked camera back then, we checked everything, no staff had gone in. So how can something जो टेबल के ऊपर मैंने खुद रखा है और कोई गया नहीं है और वो रिलीजियस ट्रिंकेट है, वो क्यों गायब हुआ? उसे क्यों लेके जाएगा? या वो भी बहुत अजीब था। तो पूरी रात मुझे एक ऐसी सिंकिंग फीलिंग आती रही कि कोई मुझे देख रहा है, कोई आई फेल्ट ऑब्जर्व्ड, नॉट वॉच्ड बट ऑब्जर्व्ड। सो मैंने टीवी ऑन किया, पूरी रात लाउड वॉल्यूम पे मैंने सोई हूँ। और आफ्टर दैट एज एन अडल्ट नाउ व्हेन आई टेल पीपल इन पार्टीज ये स्टोरी कि डलहौजी बहुत वियर्ड जगह है गाइस, देयर विल ऑलवेज बी अ पर्सन इन द रूम हु विल से कि मैं जब छोटी थी मैं भी डलहौजी गई थी और वहाँ का वाइब भी ऑफ है गाइस। एंड दैट वाइब यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे कभी कभी लगता है ये सिटीज में होता है, लाइक व्हेन यू गो समवेयर समहाउ लगता है कि यहाँ पे एनर्जी ही नेगेटिव है। हाँ, लाइक यहाँ पे कुछ हुआ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो होता है यार, मतलब लाइक जहाँ पे भी मुझे लगता है डेथ्स हुई है ना, मौतें हुई हैं, चाहे वो वॉर से हो, जो खूनी झील है वो हो या मानगढ़ हो, या आप जो बता रहे हो डलहौजी में
वो जो खाई है, जहाँ पे भी डेथ्स होती है ना, वहाँ है मैनिफेस्टेशन है किसी तरह की. Yeah. So okay. Tell me a little bit. I am actually more a little uncomfortable with the memories of that story than thirsty right now. So it's okay. So we'll take it a little lighter. Tell me a little bit about your team. Saji, Prashant, others. खूनी मंडे का ऑफिस का टिपिकल डे कैसा होता है? ओके, सो डे तो मज़ेदार होता है, अपना मस्ती करते हैं सब लोग. तो मुंबई में हमारी एनिमेशन की टीम बैठती है और मैं दिल्ली से काम कर रहा होता हूँ. तो यही होता है कि पहले मैंने कहानी लिखवा ली राइटर्स की टीम के साथ, या खुद लिखी बैठ के, वट एवर इट इज़, फाइनल करी लिख के, एंड वो जाती है प्रशांत के पास, प्रशांत और राहुल के पास. तो राहुल इज़ अ डायरेक्टर ऑफ एनिमेशन, जो पूरा देखते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है. तो प्रशांत अपनी सूझबूझ के हिसाब से जो स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं और बैकग्राउंड्स होते हैं, जैसे मुकेश मिल्स है तो मुकेश मिल्स बनाएगा, वो उसमें कॉटन मिल वर्कर्स बनाएगा, तो वो कैरेक्टर्स बनाना शुरू कर देता है. फिर उसके बाद जब वो कैरेक्टर्स बन जाते हैं, साइड बाय साइड मैं वॉइस ओवर करता हूँ. उस वॉइस ओवर को वो जाता है म्यूजिक के लिए. इतने राहुल देखता है कि कैरेक्टर्स और कहानी पढ़ता है वो, तो देखता है कि हाँ शायद ये वाला, इसमें ये भी एंगल एक लगेगा, या ये भी फ्रेम लगेगा, या ये भी बैकग्राउंड लगेगा. तो वो प्रशांत को बताता है और वो प्रशांत फिर बना के राहुल को देता है. अब राहुल के पास फिर क्या होता है, साजी जो है, साजी एनिमेट करता है उस चीज़ों को. जैसे अब आपकी लिप मूवमेंट है, आपकी आंखों का मूवमेंट है, आप डर रहे हो, आंखें बड़ी हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, हाथ हिल रहे हैं इधर से उधर, तो वो सब एनिमेशन कर देता है साजी आफ्टर कैरेक्टर्स आर रेडी. एंड देन देर इज फाइनल, राहुल के पास आवाज आता है, म्यूजिक ओके, आपकी पूरी कहानी आ जाती है वॉइस ओवर के साथ, एनिमेशन, बैकग्राउंड, मतलब मुकेश मिल्स का पूरा सेटअप, ये सब आ गया राहुल के पास. अब राहुल सब कुछ जोड़ता है, उसे कहते हैं कॉम्पिंग एज अ प्रोसेस. तो वो सब जोड़ के फाइनली एक वीडियो हमारी रेडी होती है, करते 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 करते. तो लगभग 4-5 दिन का खेल है ये, जिसमें ये सारी चीज़ें चलती हैं एंड हम लोग एक वीडियो तैयार करते हैं. तो ये ऑफिस में ये सब चलता रहता है, इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे काम, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि वो जो फिल्म बनानी है हमें, उसकी तरफ धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं. और आपका रिसर्च प्रोसेस कैसा होता है? हाउ मच ऑफ इट इज कि आप लोगों से स्टोरीज लेते हो, लाइक पर्सनल स्टोरीज लेते हो, और हाउ मच ऑफ इट इज लाइक ऑनलाइन रिसर्च, पॉपुलर स्टोरीज? सो क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत कहानियाँ भेजते हैं, जिसे क्यूरेट करना बहुत मुश्किल काम है. तो जैसे जैसे हम क्यूरेट करते हैं और हमें कोई कहानी अच्छी लगती है तो हम उसे पिक कर लेते हैं. बाकी मोस्टली इट्स इंटरनेट की रिसर्च, क्योंकि इतने ज़्यादा किस्से तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे ना लोगों के ऑनलाइन ही. तो इट्स अ स्प्लिट ऑफ, आई वुड से 70-30, 65-35%. 35% लोगों की कहानियाँ और 65% हमारी इंटरनेट पे रिसर्च है, हमारी ओरिजिनल कहानियाँ, ये रहता है. एंड लाइक ओवरऑल इफ यू लास्ट के सच्ची कहानियाँ कितनी होती है उसमें से आप कितनी बनाते हो, तो इट इज़ ऑल्सो रफली 65-70% जो सच्ची कहानियों से इंस्पायर होती हैं स्टोरीज. गॉट इट. एंड दीज लाइक पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल एनेक्डोट्स ऑफ पीपल. गॉट इट. आपने पॉडकास्ट भी शुरू किया था, आपने बताया था. यस, अप्रैल 2022, करेक्ट? करेक्ट. सो उस वक्त आई थिंक स्पॉटिफाई के साथ आपने किया था लॉन्च. करेक्ट. वाओ, कंग्रेचुलेशंस बाय द वे. आई थिंक फॉर अ यूट्यूबर बिग विन टू आल्सो नाउ डू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड मीडियम्स. आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है एपिसोड उसमें? या पर्सनल फेवरेट तो हमने एक सीरीज करी थी, जो क्लाउन सीरीज करी थी हमने, तो वो पर्सनल फेवरेट है. बिकॉज हमने वो जो सीरीज करी है स्पॉटिफाई पे हम लोग लाइव गए, तो आप देखते होगे पॉडकास्ट चार्ट्स होते हैं, उसमें टॉप पॉडकास्ट की लिस्ट होती है, राइट? तो उसमें हम नंबर 1 पॉडकास्ट थे 32 डेज के लिए स्ट्रेट. तो वो कमाल की एक फीलिंग थी. एंड जो हमारे एपिसोड्स भी थे, तो वो भी 1-2-3 टॉप 1-2-3 एपिसोड्स थे स्पॉटिफाई पे, तो वो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग थी. एंड तो ये तो हो गई सीरीज. एक दो और ऐसी कहानियां हैं जो बड़ी पसंद है मुझे, एक अच्छी लगती हैं. आपकी फेवरेट कौन सी है स्टोरी? स्पॉटिफाई पे
एक कहानी है, सिंस यू मेंशन्ड कि एक फ़ोन यू मेंशन्ड इन द पॉडकास्ट ना अबाउट अ फ़ोन, तो एक वो कहानी आ रही है मुझे याद, वो सुनाता हूँ मैं। तो मनन है बंदा, मनन की शादी को 6 साल हो गए थे एंड they were in Mumbai. They were in Mumbai or they were in Pune and they had shifted their flat. एक नए फ्लैट में गए थे वो लोग एंड अच्छा था, मतलब 3 BHK फ्लैट था, बढ़िया फ्लैट था, अच्छा वो कर रहे थे लाइफ में दोनों, हस्बैंड वाइफ, एंड बहुत सही था सब। मनन को रात में लेट नाइट काम करने की बहुत आदत थी, उसकी वाइफ सो जाती थी, वो अपना काम वाम करता था एंड ऐसे ही चल रहा था। अब एक रूम था उनके फ्लैट में जो कहते थे कि they had moved into a rented house. It was not their own. तो एक रूम था जो ओनर ने कहा था कि बंद रहेगा, ये छोटा सा स्टोर रूम टाइप है वो, कि ओनर का सामान पड़ा हुआ है, वो बंद रहेगा, आप मत उसे खोलना वोलना नहीं, कुछ करना नहीं उसका। तो उसने कहा ठीक है, हम जब तक सब सही है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने कि क्या है क्या नहीं है उधर। तो रात में देर रात वो काम कर रहा था, तो उसे एक फ़ोन बजाए, ट्रिंग ट्रिंग, जो पुराने ज़माने में एकदम फ़ोन नहीं होते थे, हैवी फ़ोन, ट्रिंग ट्रिंग बजने वाले, तो ऐसे घुमा के वो वाले फ़ोन। तो वो बजा, उसे समझ में नहीं आया, वो उसने मोबाइल फ़ोन्स और ये सब चेक किया अपनी, यार ये सब तो कुछ नहीं है, कहाँ से आ रही है आवाज़। वो गया, उसने कान लगाया, स्टोर रूम से आ रही है एक फ़ोन बजने की आवाज़। उसने लगा यार ये क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो ताला था, तो ऑब्वियसली उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, थोड़े टाइम में वो फ़ोन कॉल बंद हो गई। उसने लगा यार कुछ वहम है मेरा, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कहा चलो कोई नहीं, काम करते हैं, ठीक था, सब हो गया। नेक्स्ट डे उसने कहा यार ब्रोकर से लिया कि आपके पास चाबी है स्टोर रूम की? वो कहता हाँ मेरे पास है चाबी। तो ये है चाबी, आप क्या है, मतलब ऐसे कुछ है कि नहीं, आप एक बार देखना है मुझे कुछ वहाँ पे। तो उसने रूम खुलवाया, तो उसने देखा कि एक फ़ोन पड़ा हुआ है वहाँ पे पुराना, जिस कोई कनेक्शन नहीं है, जिसका कोई भी पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है। उसने वो फ़ोन निकाला बाहर और उसने कहा ठीक है बंद कर दो, ठीक है। और वो ऑब्जर्व करने लगा कि यही वजह था क्या, कि कैसे क्या है। उसे कनेक्ट करके देखा, कोई पावर नहीं है उसमें, कुछ नहीं है आ रही, मतलब कुछ है ही नहीं, कि डिवाइस होगी कभी ख़राब हो गई होगी, कुछ नहीं आ रहा उसमें। तो डायल टोन भी नहीं आ रही कोई। तो ठीक है, उसने कहा चलो साइड में रख दिया उसने, फिर वो करने लगा अपना काम वाम। अब एक रात वो फिर से काम कर रहा था, फिर से वो फ़ोन बजा। गया वहाँ पे, मतलब स्टोर रूम के पास जो जहाँ पे उसने अलमारी के अंदर रखा था, उसने खोला, देखा कि यार फ़ोन बज रहा है, तो ये कैसे बज रहा है। उसने देखा कोई कनेक्शन नहीं है, फ़ोन बज रहा है। उसने उठाया फ़ोन और उसे आवाज़ नहीं आ रही है कोई, फिर हल्की हल्की आवाज़ आ रही है उसे, कि ऐसा लग रहा है कोई सांस ले रहा है कोई इंसान। कहता क्या हो रहा है ये, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ तो अजीब हो रहा है। उसने रख दिया फ़ोन, फिर से बजा नहीं दोबारा। उसने कहा मैं सो जाता हूँ, अभी कल देखूँगा मैं क्या है। अब रिपीटेडली ये चीज़ें होने लगी। उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया अभी तक कि ये सब हो रहा है। एंड एक दिन उसने फ़ोन उठाया और कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है ये इंसान, ठीक है। लेकिन उसे इतना समझ आ गया कोई बूढ़ा आदमी है जो बात कर रहा है दूसरी साइड से। अब उसकी फटने लगी कि यार ये क्या है, ये तो कुछ अजीब सा हो रहा है यहाँ पे। उसने अपनी वाइफ को बोला कि ये फ़ोन बजता है रात में और इसमें कोई बात करता है। एंड वो इतना पागल सा होने लगा था कि उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई, जब वो काम कर रहा है रात में या जो भी कर रहा है, वो कोई बूढ़ा आदमी घर में घूम भी रहा है। उसे ऐसा सेंस होने लगा था, जैसे यू सेड ना, आई वाज फीलिंग आई वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो उसे बिल्कुल वही फीलिंग आने लगी। और उसे ऐसा लगने लगा कोई चल रहा है, कोई कर रहा है। अब वो उसने बीवी को बताया यार ये सब हो रहा है मेरे साथ, काफ़ी दिनों से हो रहा है। बीवी ने कहा ठीक है मैं जगती हूँ आज, फिर देखती हूँ कि क्या है। उसने देखा फ़ोन पड़ा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं, रात गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। यार मानो मेरी बात, होता है। उसे 2, 3, 4 रातें जगी वो, हस्बैंड के साथ कुछ भी नहीं हुआ। एंड
उसने कहा ठीक है चलो फिर, हो सकता है ठीक हो गया हो तुम्हारे। उसके बाद अगले दिन जब उसने फिर से अकेला था वो, फिर हुआ है, और इस बार उसे क्लियरली दिखा कि कोई है बूढ़ा आदमी जो घर के अंदर चल रहा है। ठीक है, वो एकदम घबराया, उसने अपनी वाइफ को उठाया कि यार ये फिर से हो रहा है, तुम देखो ये क्या हो रहा है। वाइफ गई, देखा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। और उसने नींद की गोली दी अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहा था, तो उसे सुला दिया उसने। अगले दिन उसने वो फोन फेंक दिया, उसकी वाइफ ने हटा दिया वहां से कि भाई तू काम वाली को कहा कूड़े में इसे लेके जा, यहाँ से हटा, नीचे रख दे कहीं। नाउ आफ्टर सम डेज he was working alone, that poor guy, and the phone started ringing again, and same location, स्टोर रूम के अंदर से आवाज आ रही थी, स्टोर रूम बंद था। ठीक है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, वो वाइफ को फिर उठा रहा है कि ये बज रहा है फ़ोन, तो मैंने सुनाई दे रहा है, ये मुझे दे रहा है। एंड वो पागल जैसे नहीं होता, बिल्कुल पागल हो गए हो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस है आपका, उस फ़ोन के ऊपर फोकस है। एंड भाई उसी रात की बात है, वो कान में तकिए वकिए लगा के बंद करके किसी तरह सोया। फिर से उसने नींद की गोली दी उसकी वाइफ ने, और फिर वो सोया। रात में उसकी वाइफ की अचानक से आवाज़ खुली है, वो देख रही है उसका हस्बैंड मलन बालकनी के पास खड़ा हुआ है, एंड वो कह रहा है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, और आवाज़ निकाल रहा है अजीब अजीब सी। ठीक है, इससे पहले कि उसकी वाइफ कुछ कर पाती, वो बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। नाउ व्हेन दैट दिस हैपेंस एंड आफ्टर सम डेज पास बाय, शी आस्क्ड द ब्रोकर टू ओपन द स्टोर रूम। शी सीज द फोन देयर, दैट ओल्ड फोन देयर, जो उसने फेंकवाया था, जो उसने फेंकवाया। एंड शी चेंजेस द फ्लैट immediately, goes back to her parents. Yeah, oh God. I think I don't want to see an old phone for the next at least 1-2 months now. Yeah, please don't. तुझे तो वो भी एकदम से याद आ गया होगा, फोन आ रहा है, कोई उठान, कोई बोल नहीं रहा कुछ, वो तो creepy है। Yeah, oh God. होता है ना, कितने सारे बॉम्बे के घर हैं जिसमें एक कमरा बंद रहता है आपका, हाँ, या तो एक कमरे में रहने को मिलता है। So I was also stalking your account yesterday, and YouTube पे मैं देख रही थी आपके highest performing videos. So दो आपके highest performing videos, Lakshmi and Stree, तो of course they're also linked to a very popular movie franchise now. But जो तीसरी एक video थी, which is the second highest performing video, it's at 11 million. It's on a Japanese legend, and I will kill the pronunciation. Kuchisake Onna. Yeah. You killed it. Oh, wow. Okay. Awesome. So that one, why do you think that works so well for your audience? यार बैक देन ना, मैं नहीं जानता था कोचिसाकी ओना के इस लेजेंड को, और बहुत ही इनिशियल स्टोरीज में से एक है हमारी। तो ऑडियंस कमेंट करती थी कोचिसाकी ओना पे बनाओ, कोचिसाकी ओना पे बनाओ। हमने रिसर्च किया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि एक औरत है जो मास्क पहनती है, एंड वो गली में आपसे मिलेगी, कहीं पे भी वीरान गली में मिलेंगी बच्चों से, बड़ों से, और वो कहेगी मास्क बिना उतारे अपना पूछेगी क्या मैं सुंदर हूँ, एम आई ब्यूटिफुल, इन जापानीज ऑब्वियसली, एंड इफ यू से यस देन शी लाइक ओपन्स हर मास्क, टेक्स इट ऑफ, एंड उसका मुंह यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है पूरा, एंड उसके हाथ में एक कैंची है। वो कहेगी अभी मैं सुंदर हूँ, तुम अगर नो कहोगे तो वो तुम्हें कैंची से मार देगी, और अगर तुम यस कहोगे तो तुम्हें अपने जैसा बना देगी और तुम्हें काट देगी, जिससे खून से तुम वैसे डेथ हो जाएगी तुम्हारी। और इनिशियली तुम नो कह दोगे तो वैसे मार देगी। तो ये एक बड़ा ही पॉपुलर फोकलोर है, जैसे हमारे उसमें मंकी मैन होगा दिल्ली में, तुमने सुना होगा। तो ऐसे ही ये भी फैली थी जापान में कि एक ऐसी कोचिसाकी ओना है जो आती है और मारती है, और इसका मतलब ही यही है कोचिसाकी का कि हाफ कट, हाफ स्लिट थ्रोट, मतलब माउथ बोलते हैं उसे। तो ये लेजेंड बहुत पॉपुलर हो गया,
इतना पॉपुलर कि इसके ऊपर कॉमिक्स बनने लगी, इसके ऊपर एनिमेशन बनने लगी जापान में। अब क्योंकि हम एनिमेशन कर रहे थे तो वो वाला लेजेंड लोगों को पता था एंड लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को अच्छा लगा और शायद इसलिए वर्क कर गई ये कहानी इतनी ज़्यादा। मैं भी हैरान था कि क्यों, कैसे इतना वर्क कर गई ये कहानी, लेकिन हाँ मुझे लगता है ये रीज़न हो सकता है। एंड आई थिंक एज अ क्रिएटर कभी कभी आपको ऑडियंस की बात सुन लेनी चाहिए, है ना, तो वो कमाल हो जाता है। वी हैव सीन सम क्रेजी मोमेंट्स कि अगर कोई कुछ कह रहा है आप उसके ऊपर बना दो तो लोग इतना प्यार देते हैं, और ऐसा भी होता है विनोद जैसे मोमेंट भी होते हैं कि विनोद ही चल रहा है हर जगह, है ना। हाँ, वो होता है, वो इट्स अ ब्रिलियंट थिंग टू डू। यू हैव टू लिसन टू योर ऑडियंस ऑलवेज। या एंड ऑनेस्टली ऑडियंस को जो चाहिए ना, कभी कभी इट गिव्स यू गुड पल्स कि इंडिया में क्या लोग देखते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं। करेक्ट। एंड आई एम सो लाइक, आई फील लाइक ये मेरे लिए पूरा नया दुनिया है। आई डोंट नो, इंडियंस वी आर सो हंग्री फॉर स्टोरीज, नो, एंड स्टोरीज दैट थ्रिल अस। दैट इज व्हाई आई थिंक हमारी अभी ये मूवीज जो पिकअप भी करी हैं रिसेंटली, मुनिया है क्या, एक लोकल फोकलोर है, बट उसको जैसे रिप्रेजेंट किया है ऑन अ नेशनल स्टेज, सो दैट समबडी इन यूपी कैन ऑल्सो वॉच इट एंड बी लाइक हाँ ये तो मेरे गांव में भी कुछ ऐसा होता था। करेक्ट। इट गिव मी मेजर लाइक विक्रम बेताल फील्स, यू नो, लाइक हाँ, दैट मुंजिया राइडिंग ऑन इज yes, yeah. when I saw it, because Vikram Betal is what I grew up with, so when I saw that I'm like ये तो विक्रम बेताल की स्टोरी है। और मुझे विक्रम बेताल भी एज अ चाइल्ड बहुत स्केयर करती थी, द आइडिया ऑफ कोई आपके चढ़ के बैठा हुआ है, आपके कंधे पे बैठा हुआ है और बता विक्रम बता। एग्जैक्टली, बट उनमें भी आई थिंक थोड़ा तो फोकलोर एट द एंड ऑफ द डे कहीं से आता है। एब्सोल्युटली। मतलब अब देखोगे अभी रिसेंट टाइम्स में जो फिल्में बहुत अच्छी चली हैं उन सब में एक फोकलोर है। बिगेस्ट एग्जांपल इज कंतारा। यस, क्या कमाल की मूवी है। एंड वो भूता कोला रिचुअल है पूरा वहाँ पे उस मूवी के अंदर डाला हुआ है। क्या कमाल है, मतलब लाइक बहुत ही एक्सट्रीम। अगर वो उस फेस्टिवल की बात करी जाए, वो बहुत ही एक्सट्रीम वायलेंट फेस्टिवल है जहाँ पे आप एक देवता को बुला रहे हो अपने अंदर, और जहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो मानते हैं कि ये हमारे देवता आ रहे हैं और ये हमारा हल करेंगे प्रॉब्लम्स का। भूता कोला नाम है उस चीज का, पूरा रिचुअल का। यार कमाल है। और फिर यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप भूतों में कैसे मान रहे हो। ऑफ कोर्स नो, नाउ आफ्टर टॉकिंग टू यू, लाइक आई फील है कि जो नानी दादी जो स्टोरी सुनाती थी ना, थोड़ा और अच्छे से सुन लेना चाहिए था, क्योंकि मतलब आई फील लाइक ओवर टाइम हम वो एक चीज लूज कर रहे हैं, दैट कनेक्ट विद दोज फोकलोर। लाइक हम थोड़ा लूज कर रहे हैं। लाइक मुंबई में गोस्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। करेक्ट। बट when we go to Nani Dadi house, the stories are so vibrant and so there. Yeah. So 1 year back, your production house, the Mad Virus, also invested and worked on your first ever like horror web series. I think India's first animated horror series. Wow, congratulations. Big win for you guys. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah. So it was called The Clown. Yeah. So tell me, what was the story of Clown that made you so convinced कि मुझे तो इसके ऊपर वेब सीरीज बनानी ही है? यार मुझे एक एनिमेटेड वेब सीरीज बनानी थी। हाँ. और मैं पर्सनली क्लाउन से डरता हूँ। भूतों से इतना नहीं डरता जितना क्लाउन से डरता हूँ, क्योंकि क्लाउन में ना एक साइको वाला एलिमेंट होता है जो आपको क्रीप कर जाता है। मतलब दे आर लाफिंग बट यू डोंट नो इफ दे आर लाफिंग विद यू, एट यू, और इफ दे आर इवन लाफिंग। सो क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड देयर आर सो मेनी इन द हिस्ट्री ऑफ थिंग्स, इन द हिस्ट्री ऑफ क्राइम्स, देयर आर सो मेनी क्लाउन्स हु हैव किल्ड, हु हैव मर्डर्ड, हु हैव बीन सीरियल किलर्स, बट दे वर डूइंग प्रोफेशनली, दे वर अ क्लाउन। सिर्फ क्या कमाल का ये एक वो है। और मुझे इसलिए बड़ा डर लगता है। एक बचपन में एक शो भी आता था, तुम्हारे टाइम पे नहीं, तुमने देखा नहीं होगा, बट हमारे टाइम पे आता था वो करके। एंड वो क्रीप आउट कर देता था यार, मुझे बहुत ज़्यादा क्रीप आउट कर देता था वो मुझे शो। तो वो मुझे अभी भी याद है, वो सारी चीज़ें ना क्लाउन की। तो मुझे
हमेशा से क्लाउन पे कुछ तो बनाना था, क्योंकि मुझे बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं एज अ कैरेक्टर इन दिस वर्ल्ड, क्लाउन्स एंड हॉरर. सो आई थॉट कि एक ऐसी कुछ सीरीज हो जहाँ पे पागलपन पैरानॉर्मल से मिल रहा है, तो वो मेरे लिए क्लाउन था. And how was the reception? अरे इट वाज यार ऐसे चुम्मेश्वरी Yeah. एकदम बहुत ही बढ़िया. सो वी गॉट 8,000 वोट्स ऑन IMDb विद 8.4 रेटिंग. और क्या चाहिए. एंड Yeah. अभी भी उसे हो गया, टाइम हो गया, 2 साल कंप्लीट होने. अब आ रहा है सीजन 2 आने वाला है बहुत जल्दी से हैलोवीन के पास. तो कमेंट्स में यही आता था हमारे 2 साल से, यही आ रहा है वीडियोस में. आधे कमेंट्स यही होते हैं क्लाउन सीजन 2 कब आ रहा है. अब तो गालियाँ पढ़ने लगे हैं मुझे कि जल्दी से लेके आओ. तो कमाल का रिस्पॉन्स है यार, बहुत ही अच्छा लगता है. एंड उस चीज़ में हम लोगों ने बहुत मेहनत भी करी है. एनिमेशन में भी मेहनत करी है, स्क्रिप्टिंग में भी मेहनत करी है. उसे थोड़ा हमने मतलब लेयरिंग करके बनाया है कि वो अगर कल को ऐसे लाइव एक्शन सीरीज में कन्वर्ट होता है तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग शो व्हिच इज गोइंग टू डू रियली वेल. I will pray and I will manifest that for you. Thank you so much. Congratulations on season 2. Thank you. अब तो season 2 भी देखना पड़ेगा. Yes. देखियो. So, in terms of clown, now you tell me, you take me behind the scenes. This is the second last question. How was the process of building a web series different from creating a YouTube video? Okay, so YouTube video, you know कि 8 मिनट्स की हम रखते हैं, तो 8 मिनट्स से 10 मिनट में आप ख़त्म हो जाएगी वो कहानी. एक स्टार्ट होगा, एक मिडिल होगा, एक एंड होगा. सीरीज़ के साथ बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपके हर एक एपिसोड में एक स्टार्ट होना चाहिए और एक मिडिल होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए, वो तो है ही. और साथ में आपकी ओवरऑल आर्किंग स्कीम भी होनी चाहिए. अगर आपको सीजन 2 भी दिमाग में सोच रहे हो तो बड़े सारी चीज़ें ओपन भी रखनी है आपको. हाँ. तो यहाँ पे एक स्कोप था जो मेरी 8 मिनट की कहानियों में नहीं होता है कैरेक्टर्स को डेवलप करने का, कैरेक्टर्स की एक जर्नी बनाने का. Yes. तो वो मुझे खेलना था उससे, बट एट द सेम टाइम वो शॉर्ट एपिसोड्स ही हैं, 10-10 मिनट के एपिसोड्स हैं, तो उनको क्रिस्प रखना चैलेंज हो जाता है. कि आप जब बिल्ड अप करने जाते हो तो ऐसा भी हो जाता है कि बहुत टाइम लगा देते हो आप बिल्ड करने में. हाँ. तो वो भी नहीं करना था. तो उस तरीके से कैसे आप उसको टाइट भी रख रहे हो और साथ में आप जर्नी भी बना रहे हो कैरेक्टर की. सबसे आई थिंक बड़ा डिफरेंस तो वही है. Yeah. देन ऑब्वियसली थोड़ी टेक्निकलिटीज आती हैं कि यू हैव टू एंड ऑन अ हाई, कि ऐसे पॉइंट पे छोड़ो कि लोग कहीं अरे जल्दी से सेकेंड एपिसोड लगाओ, देखोगे क्या होने वाला है, पुक पे छोड़ो. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड हाँ, एक 8 मिनट के लिए आपको एक छोटा सा किस्सा आप सुना रहे हो. सीरीज के लिए आपको एक वर्ल्ड बनाना पड़ता है. Yeah. तो हमने एक फिक्शनल टाउन बनाया, बैरिक टाउन. उसमें चीज़ें हो रही हैं, उसमें कैरेक्टर्स हैं, उसमें एक पास्ट है Yeah. 10 साल पहले का. उसमें सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी, मतलब मटेरियल बहुत है Yeah. उस चीज़ को बैक करने के लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए, उस वर्ल्ड को बनाने के लिए. तो ये आई थिंक मेजर डिफरेंस है. Wow. But I think that's the beauty of it. आपका next evolution तो यही है. And then further then into movies. यस, Inshallah. आएंगी. हम लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिया है वो आइडिया. हम लोगों ने वी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट. सो वी आर गोइंग अहेड राइटिंग अ स्क्रीन प्ले ऑन अ पर्टिकुलर स्टोरी लाइन. तो वो चल रहा है. Wow. Is it like an Indian story or Indian folklore coming from the northern side of things. तो मज़ेदार होने हुआ. ज़्यादा मैं अभी शेयर नहीं कर रहा, but Yeah. it's going to be too much fun. Okay, we heard it first here. Yeah. Yeah. Thanks for sharing that with us. Okay, so this episode will air on Halloween, which is a big day for all the horror fanatics. Yes. So tell me, for all the fans listening out there, is there one story till date? This is your final story. You have to leave us on the best high ever. Okay. The most scariest story, the one that gives you the most amount of chills. Okay. मजे आएंगे मुझे. Ready? Yes, I am ready. I will keep this down also now. Okay, so one thing that also creeps me out is a doll called Annabelle. You know about the story of Annabelle? Like the real story? No, I know the movie.
हाँ, तो मैं रियल स्टोरी सुनाता हूँ उसका। Okay. दैट्स ऑल्सो अ डॉल विच इज लाइक अ क्लाउन, जो जिसके चेहरे पे तो हंसी है लेकिन वो बिल्कुल भी हंसमुख नहीं है। सो उसकी ओरिजिनल कहानी है कि डोना और एंजी करके दो रूममेट्स थी, अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी वो। एंड डोना की मॉम ने उसे 18th बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट करी थी, एक रगेड डॉल कहते हैं उसे, वैसी डॉल गिफ्ट करी थी जो डोना को हमेशा से चाहिए थी। तो डोना बड़ी खुश थी कि मॉम ने गिफ्ट किया है, ये कितनी प्यारी डॉल है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। उसका नाम रखा था उन्होंने एनाबेल। तो अब वो मतलब मजा आता था उसे, खेलती रहती थी वो उसके साथ। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होने लगा कि जब वो घर आते थे वापस, मतलब कॉलेज गए, अपना जो जो चीज़ें करी, जब वो घर आते थे तो वो ऑब्जर्व करने लगे कि जहाँ इस डॉल को छोड़ के जाते थे हम, ये डॉल वहाँ नहीं होती, ये कहीं और होते। तो थोड़ा डाउट लगने लगा। पहले एंजी ने नोटिस की ये बात, फिर डोना ने नोटिस की ये बात, लेकिन फिर उन्होंने इग्नोर किया, ज़्यादा इस पर सोचा नहीं कि यार हम लोग ऐसे ही होंगे, इधर उधर छोड़ जाते हो, इतना क्या बड़ी बात है। एक दिन डोना सो रही थी, उसके कमरे में वो डॉल रखी हुई थी एक चेयर पर, ठीक है। अचानक से उसे ऐसे गिगलिंग की आवाज़ आई, हंस रहा है कोई, लड़की सी हंस रही है कोई। तो उठी डोना, एकदम से आँख खुली उसकी, तो उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसे देख रही है, मतलब उसी की तरफ टिल्टेड है और उसी को घूर रही है। एंड नाउ इमेजिन अ डॉल मूविंग देयर आईज अवे, लाइक जस्ट द आईज, नथिंग एल्स, दिस द आईज मूविंग, आई बॉल्स मूविंग। तो ये देखती है डोना कहती है यार ये तो थोड़ा अजीब है, मतलब इसमें तो कुछ दिक्कत है, फिर देखना पड़ेगा। तो वो डॉल को बाहर रख के आती है कमरे से एंड वापस आके सो जाती है। अगले दिन एंजी को वो ये सब बताती है, तो ठीक है यार देखते हैं इसका क्या करें, क्या निकाल फेंकें या क्या करें। वो फेंकना तो नहीं है, मम्मी ने गिफ्ट किया है, कुछ देखते हैं इसका। फिर सम डेज लेटर व्हेन दे कम बैक, दे सी के उनका जो कॉरिडोर है, जो रूम्स तक जा रहा है, उस पूरे कॉरिडोर में पेपर्स और क्रेयॉन्स फैले हुए हैं लाल रंग के, और उन पेपर पे लिखा हुआ है हेल्प मी। एंड वो जो डॉल है वो एक कोने में बैठी है डोना के दरवाजे के आगे, और उसके हाथ लाल पड़े हैं उस क्रेयॉन के कलर से। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा यार ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही कुछ क्रीपी है। तो वो दिखाते हैं एक नॉन इंसान को जो कहते हैं कि इन सब में बिलीव करता है। तो वो आता है उनकी घर, वो कहता है कि एक 6 साल की लड़की है इस डॉल के अंदर जो हार्मलेस है, जो आपसे दोस्ती करना चाहती है, उसका कोई दोस्त नहीं था जब वो मरी थी, तो आप दोनों उसको दोस्त की तरह रखते हो, तो उसे अलाउ कर दो अपने साथ रहने के लिए। वो आपका बस चाहती है कि आप उसे अलाउ कर दो, वो दोस्त की तरह रखना चाहती है। अब डोना है जी बेवकूफ़, उन्हें आ गई दया उस पर। उसने कहा ठीक है अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, हम भी फ्रेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो हम अलाउ करते हैं इसे हमारे साथ रहने के लिए। अब आता है पिक्चर में एंजी का बॉयफ्रेंड लू जब घर आता है, लू को आती है उस डॉल के अंदर से एक्सट्रीम नेगेटिव वाइब्स। ऐसा लगता है कि वो चाहती ही नहीं है कि लू इस घर में आया कर। ऐसा लगने लगा लू को कि कुछ ना कुछ हो रहा है, उसे दिख रहा है, उसे इतना तो पता ही है, उसे बता दिया कि इसके अंदर एक 6 साल की आत्मा है लड़की के अंदर। तो अब लू को ऐसा लगने लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है डॉल। एंड वो एंजी से बार बार कंप्लेन करते थे, तो यार कुछ तो नेगेटिव है, मेरा सर घूम रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये बहुत ही अजीब सी वाइब है इसकी, और इसे हटा देते हैं घर से। तुम लोग क्यों रखा हुआ है एक आत्मा को अपने साथ, स्पिरिट को। वो कहती है अरे कुछ नहीं है यार, छोटी सी बच्ची है, ये वो है। एक दिन लू सो रहा होता है एंजी के साथ कमरे में, तो अचानक से लू को ऐसा लगता है कि कोई, मतलब किसी ने उसकी चादर खींच ली है बाहर, और
वो देखता है कि एनाबेल डॉल पड़ी है मेरे नीचे, जहाँ जब उसकी नींद खुली। तो ये इंसिडेंट रिपीट होने लग जाता है काफ़ी बार। एक दिन लू को ऐसा लगता है कि वो उसे चोक कर रहा है, ठीक है, एंड उसकी आँख खुलती है, वो देखता है डॉल उसका गला दबा रही है और वो छुड़ा नहीं पा रहा है, मतलब वो डिटैच नहीं कर पा रहा है, और वो बहुत जोर से चीखता है। एंजी उठ जाती है। एंजी ने कहा क्या हुआ? डॉल है ही नहीं वहाँ। कह रहा है यार एनाबेल थी यहाँ पे, एनाबेल मेरा गला दबा रही थी, और प्लीज तुम इसे हटाओ वरना मैं इस घर में और नहीं रुकूंगा। ये वही। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम मान रहे हैं तुम्हारी बात, बट मुझे लग रहा है तुम्हें वो पसंद ही नहीं है डॉल, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो नाटक, बट हम अभी के लिए देखते हैं इसका क्या करेंगे। कुछ टाइम बाद एक इंसिडेंट और होता है। एंजी वापस आती है, एंजी डोना वापस आता है। एंजी देखती है कि डोना के रूम में वो पड़ा हुआ है, लू बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी शर्ट वर्ट फटी हुई है और उसके पूरे स्क्रैचेस हैं शरीर पे, और एनाबेल डॉल के हाथ में खून लगा हुआ है। ओके। जब लू को उठाते हैं वो पूछते हैं हाँ इसने मुझ पर अटैक करा है, पूरा स्क्रैच किया है मुझे, और गिगिल और ये सब की बहुत तेज हंसी की आवाज़ें आ रही थी, बहुत भयंकर है कि यार ये तो बहुत ही अब नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ आप पैरानॉर्मल प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाओ और ये सब इसे प्लीज़ हटवाओ यहाँ से। अब आते हैं पिक्चर में वॉरेंस, जो सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं दुनिया के। वो दोनों आते हैं, वो दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं। उन्हें पता चलता है ये कोई 6 साल की लड़की नहीं है, इसके अंदर है डेविल, जो डोना को पजेस करना चाहता था। तो वो उस डॉल को लेके जाते हैं और रैप करके बंद करके अच्छे से अपनी गाड़ी में। नाउ व्हेन दे आर गोइंग बैक दे आर नॉट एबल टू ड्राइव प्रॉपर्ली। गाड़ी इधर से इधर उधर हो रही होती है, नहीं चला पाते। वो कहते हैं इसकी वजह से हो रहा है कुछ तो, एंड इसको फिर रुक के वो गाड़ी में रुक के होली वाटर छिड़कते हैं, कुछ अपना जो चीज़ें करनी होती हैं उन्हें थोड़ी बहुत रिचुअल्स करते हैं, देन दे टेक द डॉल बैक होम। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी एक बेटी होती है जिसको एनाबेल डॉल पोजेस करने की कोशिश करने लग जाती है, एंड यही सब चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं उनके घर में। बिकॉज दे वर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, दे tried everything in their power to reduce and do something about that doll, but nothing could stop her. So वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिचुअल करके एक वुडन बॉक्स में ग्लास डोर्स के साथ उस डॉल को रखते हैं सेफली, कि हम यहाँ पे तुम्हें रख रहे हैं और अब कुछ नहीं करना है, और हम यहाँ पे कोई आएगा भी नहीं, ये इट्स अ सीक्रेट प्लेस, यहाँ पे बंद करना है। मतलब लेयरिंग है, बहुत सारी लेयरिंग कर करके ये सारी चीज़ करते हैं, वो बंद करते हैं। उसके बाद से एनाबेल डॉल के इंसिडेंट्स खत्म हो जाते हैं वॉरेंस के साथ। अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद, थोड़े साल बाद, वो ऐसे अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग जगह से उन्होंने कलेक्ट करी होती है उसका एक म्यूजियम बना देते हैं। ऑकल्ट म्यूजियम है एक वॉरेंस का बड़ा फेमस सा, वहाँ पे एनाबेल डॉल भी प्रेजेंट है। तो एक इंसान आता है, वो एनाबेल डॉल के केस के साथ मस्ती करने लगता है, उसे उकसाने लगता है कि अरे तेरे अंदर कुछ है तो बता, दिखा, जाने तो बता, कुछ करके दिखा। एंड दे फौरन उसको बाहर निकालते हैं, स्कॉट मतलब बाहर निकालते हैं कि भाई हटो, यहाँ से निकलो, आप नहीं कर सकते इस डॉल के साथ, प्लीज लीव राइट नाउ। द गाय हैड कम विद अ गर्ल, तो दोनों साथ में वापस जा रहे होते हैं, ठीक है। नाउ दैट गाय व्हाइल ही इज ड्राइविंग सडनली फील्स ऑन हिज बाइक, सडनली फील्स समबडी इज चोकिंग हिम, ठीक है। वो अपनी उसको फ्रेंड को कहता है, लड़की को, कि एनाबेल डॉल यहाँ आ गई, मुझे चोक कर रही है। वो कहती लड़की पागल हो गया, तुम ठीक से गाड़ी चलाओ। इतने में एक्सीडेंट हो जाता है उनका, एंड लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। वाओ, मतलब लुक एट द पावर ऑफ दैट डॉल। एंड वॉरेंस फिर कहते हैं कि भाई इसको हम अब
बंद ही कर रहे हैं कोई ऐसे So public viewing अब नहीं हो. पब्लिक व्यूइंग बहुत आई थिंक लिमिटेड कर दी थी उन्होंने उसके बाद, या फिर बेट करके ही जाते थे कोई. तो इतनी डेंजरस डॉल है वो, इतनी ज़्यादा डेंजरस डॉल है. एक जब उनके घर में थी ना वो, तो उन्होंने एक प्रीस्ट को भी बुलाया था, उस प्रीस्ट की भी डेथ हो गई थी उस प्रोसेस में, उस रिचुअल में. सो शी इज दैट डेंजरस. सो दैट इज द स्केरियस्ट एंटिटी आई फील present in the world today, which is still there. Wow. Would you like to see it? I will. I will see it someday. कब तो जाऊंगा पता नहीं, बट मैं ऐसे मॉर्नर ब्रदर्स के ऑफिस गया था, तो उनका एक रेप्लिका उनके ऑफिस में है. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रीपी टू लुक एट. बट हाँ, एक दिन तो जाएंगे, देखेंगे ऑकल्ट म्यूजियम में कि क्या है. बट हाँ, मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँगा, कुछ भी प्रोवोक नहीं करूँगा उसे. सो या दैट इज स्कैरी. Yeah, it is. It's actually it's one of the most scariest movies also. One of the most scariest stories also. But wow, whew. So that was spooky, guys. That was extremely spooky. Thank you so much, Divya. Thank you for telling us all your lovely stories. Lovely to nahi kahungi. More like unsettling, but lovely nonetheless because you said them. Thank you so much, Shivi. Thanks a lot. And thank you for telling me your Dalhousie story. एक खूनी मंडी की कहानी बनाई थी उस पर. Yay! Thank you so much for doing this with us. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, guys, so we'll see you next time with your next favorite creator. So see you. Bye-bye.